जय हिंद। आज की जो हमारी वीडियो है दूसरी वीडियो है दिन की, लेकिन इस बार हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, लुसेंट से लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? क्वेश्चन नंबर 1 मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो किसमें होती है? पिछड़े देशों में नहीं, विकास विकसित नहीं, अर्धविकसित नहीं, तो हमारा क्या है? विकासशील में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो हमारा क्या टर्सरी सेक्टर जो होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ज़्यादा ही योगदान देता है। ठीक है, एक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो ना तो निर्यात करे और ना ही आयात करे, वो हो जाती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? उसे बोलते हैं संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था, समाजवादी नहीं, मुक्त नहीं, मिश्रित नहीं, संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वह यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? गलत। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? देखते हैं। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? नो। एक पूंजी अधिक वाली? नहीं। तो हम क्या देखेंगे? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? देखो, नंबर 1 प्रकृति संसाधन जरूर करेगा, पूंजी पे वो भी करेगा, पूंजी निर्माण पे करेगा, बाजार का आकार पे करेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण? बिल्कुल गलत। अर्थव्यवस्था के विभिन्न झंडों का एकीकरण? बिल्कुल गलत। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण मीन्स कि घरेलू अर्थव्यवस्था का जो क्या कर जाए, विश्व स्तर पर अगर चली जाए तो उसे बोलते हैं वैश्वीकरण, बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बाबू खोल लो। नहीं खोला बाबू। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना? अरे यार, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है कि वर्ल्ड में एक करेंसी, जैसे कि अभी क्या है? डॉलर हर जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अगर हम देखें तो क्या होगा? बाह्य ऋण का बढ़ना? बिल्कुल नहीं यार।
भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना। 9, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। यही होगा हमारा 11 का हमारा होगा आंसर सी। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ठीक है। आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम को त्यागना नहीं, ये नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? तो भारत की कुल 54% श्रम शक्ति है वो कृषि पर लगी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तकनीकी नहीं है यार, चक्रीय नहीं, दर्शात्मक नहीं, संरचनात्मक है। ठीक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रसारित करता है? NSSO। NSSO नीति आयोग नहीं करता है, व्यक्ति भी नहीं करता है, UNO क्यों करेगा? तो NSSO। ठीक है, आगे होते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ठीक, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें जगह ऑल ऑफ दीज। ठीक है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो मिलती है अदृश्य बेरोजगारी, के विषय में कुछ पता नहीं लग पाता है। ठीक है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, हाँ ठीक है, मौसमी बेरोजगारी भी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है, और इसीलिए इनका अलग भी हो जाता है। ठीक है, अलग प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है देखते हैं। काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, नहीं ये नहीं है। पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, ये भी नहीं, प्रश्न ये नहीं होती है। विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संसाधन पर्याप्त होना, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये है प्रश्न बेरोजगारी। 18 का 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी? मौसमी बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी भी होती है। तो क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है? तो गंभीर समस्या कैसी बन गई है तुम्हारी? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो अब कृषि क्षेत्र से, या कृषि क्षेत्र नंबर 1 कृषि क्षेत्र, नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्र, नंबर 3 वन निर्माण क्षेत्र, नंबर 4 शहरी क्षेत्र। तो अगर हम इसमें देखें तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र यही दो हैं। ठीक है। और ये किस किस ऑप्शन में? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये डी। 22 पे आ जाते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपस्फीति नहीं, कच्चे माल की कमी नहीं, नहीं, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है? प्रशिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, प्रछन्न तो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता उत्पादकता शून्य दिखाई नहीं दे रहा। श्रमिकों की उत्पादकता कम। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है, आगे, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो क्या हो जाएगा हमारा ये? ऑब्वियसली ये तो हमारा वही होना चाहिए, पुराना शैक्षिक बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। कैसी होगी? 26 मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, 27 प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगारी, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा तुम्हारा अल्प रोजगार। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? तो ऑब्वियसली ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हम पढ़ चुके हैं, कृषि की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 29 पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगा? नीति आयोग। ये और किसी का कोई काम नहीं है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसमें है? छत्तीसगढ़। 30 का बी। इसीलिए वहाँ पर क्या है, जो टेररिस्ट भी कह सकते हो, ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता, लोगों में बुद्धि की अभाव, स्वैच्छिक निष्क्रियता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। तो 31 का क्या हो जाएगा? आय में असमानता, क्योंकि कोई अल्ट्रा अमीर है और कोई अल्ट्रा गरीब है, इसीलिए। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ये देखते हैं ऑप्शन। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की एवरेज इनकम के बेस पर, परिवार के वो कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर के बेस पर, या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नंबर डी है, डी ऑप्शन, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो 32 का क्या हो जाएगा हमारा? परिवार के सी हो जाएगा, उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, 33 मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था हमारा 33 का हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का इथोपिया? हो जाता है मध्य प्रदेश। 34। ठीक है, निम्नलिखित में से एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा है? गरीबी अगर मापनी है भारत में तो कौन सा सूचकांक माना, कौन सा है सबसे अच्छा है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? 36। तो IRDP था, ट्राइजम भी था, NREP था और ऑल ऑफ द अबव थी। ठीक है, फिर आता है स्टेटमेंट वाला, देखते जरा। भारत में स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। देखते हैं क्या इसका कोई रीजन है, इसका क्या सही एक्सप्लेनेशन है।
गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ये दो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक हैं, लेकिन उसकी क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसका ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे आते हैं 38। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो देखते हैं, शहरी गरीबी दूर करना नहीं, अल्पसंख्यक उन्नत नहीं, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना नहीं, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से। बिल्कुल गलत। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से। ये भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। 13 का सी। ठीक है, आगे बोलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP। ह्यूमन डेवलपमेंट किस अर्थशास्त्री की देन है? तो किसकी देन है ये? महबूब उल हक। 42 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर, ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। तो 44 का हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। इनका ये बेस है। HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक का जो बेस है वो यही है। स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर अगर अच्छा है तब क्या है, तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका और बेटर हो जाएगा। देखते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य स्तरीय पे कौन है? मध्य प्रदेश सबसे पहले इसने जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP को मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो 47 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 48 बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का माप नहीं है? देखो, देखते हैं। जीवन स्तर मापा जाता है, साक्षरता है, सकलन नामांकन है, लेकिन लिंगानुपात नहीं माना जाता। 48 का बी। आगे आते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय कौन सा नहीं है? देखते हैं 49। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो है, सॉरी, ठीक है, नहीं है ना। तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम होने चाहिए।
कारारोपण होनी चाहिए, भूमि सुधार भी होना चाहिए, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था उदारीकरण नहीं है। सो गाइस, अर्थव्यवस्था पे ये पहला वीडियो था, दूसरी भी लेके आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन सेंटर। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।